स्क्रीन पर है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी जो प्रकाश सिर्फ छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बल्कि जो है फोटोन के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश के छोटे छोटे कण से जो प्रकाश मिलकर बना होता है उस छोटे छोटे कण को हम लोग फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश का जो तरंग है यह अनुदैर्ध्य तरंग है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसमें सही जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि प्रकाश की जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश जो है वो सबसे जो अधिकतम वेग होता है वो इसमें यानी निर्वात में होता है, फिर उसके बाद उससे कम जो है वह गैस में होता है, उससे थोड़ा सा कम जो है पानी में होता है और सबसे कम जो प्रकाश का वेग है वह ठोस पदार्थ में होता है। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में है। और निर्वात में इसका वेग कितना है, तो निर्वात में इसका वेग है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड कहेंगे, या फिर 3 गुने 10⁸, क्योंकि जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 का पावर जो है वो 8 हो जाएगा, तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की जो अनुमानित दूरी मानी गई है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी गई है। कितना मानी गई है, 15 करोड़ किलोमीटर। और जब अब हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर को 3 लाख पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से जब हम लोग भाग देंगे तो फिर जो दूरी निकल करके आए, यानी इस प्रकार हमको समय का पता चल जाएगा। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कुल जो है वह 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य की जो प्रकाश है उसकी किरण की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसको जब हम लोग दूरी बाई चाल करेंगे, यानी दूरी को चाल से भाग देंगे, तो यह समय 8 मिनट का आएगा। यानी सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो कुल समय है लगभग 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। सवाल है कि प्रकाश का वेग कितना है। प्रकाश का जो वेग है यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ चूँकि किलोमीटर पर सेकेंड में तो 10⁵ होना चाहिए, लेकिन 8 दिया है तो सी आंसर नहीं होगा, बल्कि 10⁸ है तो मीटर पर सेकेंड होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी 5वां के लिए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि प्रकाश का जो वेग है वह 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगला सवाल है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी अगर पानी की बाल्टी में ही इसको हम लोग प्रयोग करके देख सकते हैं कि पानी के बाल्टी में एक छड़ को आधा डुबो करके रखें, तो हम जब उसे देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह छड़ सीधी नहीं है, बल्कि जो छड़ हम लोग पानी में डुबोए हैं वो हल्की टेढ़ी है। तो यह जो घटना होती है यह प्रकाश का जो 2 प्रमुख घटना है, एक प्रकाश का परावर्तन है, यानी प्रकाश के किरण का किसी सतह से टकरा करके वापस लौट जाना, यह परावर्तन कहलाता है। और दूसरी एक घटना है कि प्रकाश जब एक माध्यम यानी कि हवा से पानी में या हवा से कांच में या कांच से पानी में, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर भागती है। यानी ये कहिए कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो कुछ विचलन होती है, यह घटना जो है अपवर्तन कहलाता है। तो इसी घटना के कारण जो है हमें पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। यानी इंद्रधनुष जो अक्सर हमें दिखाई पड़ता है तो यह बारिश के पश्चात जो बारिश के बूंद की कण जो है जब वायुमंडल में उपस्थित होते हैं और फिर जब सूर्य की किरण निकलती है तो वह बूंद जो है बारिश की बूंदें वह प्रिज्म का काम करती है। और प्रिज्म की तरह काम करने के कारण जो है वहाँ पर पहले अपवर्तन फिर परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है, जिस वजह से हमें जो है ये
यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा कि हमें इंद्रधनुष नजर आता है, और जो जिस और सूर्य की किरण होगी उसके विपरीत दिशा में, जिस ओर सूर्य की किरण होगी उसके विपरीत दिशा में हमें जो है यह दिखाई पड़ेगा। कौन? इंद्रधनुष। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन किसके आविष्कारक है? तो जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया, सही है। एलजी बेल यानी ग्राहम बेल के द्वारा जो है यह टेलीफोन का आविष्कार किया गया, यह भी सही है। जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है, यह भी सही है। जे पारिंगसन ने जो है पेंसिलिन का किया है, यह गलत है। यानी 8वां का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर हमको सुमेलित वाला प्रश्न को देखना है कि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जो है यह शक्ति की इकाई है, यानी पावर की। दूसरा है समुद्री मील जो नौ संचालन की इकाई है, और चौथा है जो सेल्सियस या उष्मा की इकाई है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, सही है। हॉर्स पावर से जो है शक्ति मापी जाती है। हम लोग जो अपने घरों में इस्तेमाल के लिए मोटर खरीदते हैं तो एक कितना एचपी का है बोलते हैं, एचपी यानी हॉर्स पावर उसका कितना है, अश्व शक्ति कितनी है, और एक एचपी जो है 1 एचपी यानी 1 हॉर्स पावर या अश्व शक्ति 746 वाट का होता है। तो हमें दुकानदार समझाता है कि आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हाफ एचपी भी ले सकते हैं, यानी वो कितना का हो सकता है, हाफ एचपी जो है वो इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो वो 350 के आसपास का 450 वाट का होगा। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि सेल्सियस जो है यह ताप मापने की इकाई है, डिग्री सेल्सियस। उष्मा को जो हम लोग मापते हैं इसके लिए कैलोरी का इस्तेमाल होता है। उष्मा के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 9वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है, यानी जब हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के डिवाइस होते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कोई काम बताते हैं। दूसरा जो है प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी अगर हम कंप्यूटर को कोई काम बताए तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस किया। और तीसरा होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, यानी उसके बाद कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट दिखाता है वो आउटपुट डिवाइस से। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग कि कंप्यूटर को हम कहें कि आप बताइए कि 2 गुने 2 कितना होगा, तो ये हम लोग कंप्यूटर पर जो है कीबोर्ड या माउस के मदद से जो है हम लोग कंप्यूटर को यह कमांड देते हैं, या बताइए कि 2 गुने 2 कितना होगा। कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई करता है, फिर हमें आंसर के रूप में बताता है कि यह 4 होगा। तो कंप्यूटर हमें जो ये आंसर दिखाता है या मॉनिटर पर दिखाता है, फिर हम लोग उसका प्रिंटर के जरिए प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो इनपुट दिए वो कीबोर्ड और माउस से दिए, तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर पे देखें, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर से इसका प्रिंट निकाल लिए, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यानी पे यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो है इसको हम लोग इनपुट डिवाइस में मानेंगे। पूछ रहा है कि कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट है कि मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी हमें किस जगह मीथेन गैस की उत्पत्ति प्राप्त होती है। 11वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब है वह है कि धान के खेत से जो है हमें मीथेन गैस की प्राप्ति हो जाती है अधिक मात्रा में। नेक्स्ट है कि दाब जो प्रेशर है, प्रेशर की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है। तो दाब की जो इकाई होती है प्रेशर, दाब कहते किसको हैं, दाब कहते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यानी पर यूनिट जो एरिया है उस पर जो बल कार्य करता है उसको दाब कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले क्रियाशील बल को दाब कहते हैं। तो बल का यूनिट न्यूटन और प्रति इकाई क्षेत्रफल है इसलिए न्यूटन, और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है ये मात्रक। तो इसलिए 12वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो दाब की इकाई होगी वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में n/m स्क्वायर लिखा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि n से न्यूटन और m स्क्वायर से वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो n न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दाब की इकाई होती है। अगला है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जो है यह हमारे शरीर में उपस्थित एक प्रकार का हार्मोन है जो कि प्रोटीन के रूप में रहता है
और ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन की ही कमी होती है, जिस वजह से उन्हें जो है डायबिटीज़ या मधुमेह का पेशेंट बताया जाता है। फिर उसको जो है स्वस्थ रहने के लिए इंसुलिन का डॉक्टर के द्वारा इंसुलिन के सेवन का सलाह दिया जाता है। अगला सवाल है कि अल-बिरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो अल-बिरूनी जो है यह इनकी एक किताब है कि तहकीकात हिंद यानी हिंदुस्तान की खोज या भारत की खोज। तो ये जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में जो है भारत आए थे, यानी महमूद गजनवी के साथ काल के इतिहासकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर के और लगभग जो है 1526 तक इनका शासन रहा है दिल्ली सल्तनत का, और इस बीच जो है 4 अलग अलग ये वंशों ने इस पर शासन किया है कि इसमें जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और सैयद वंश, कुल पाँच वंश है, सॉरी 4 नहीं 5 कुल वंशों ने इस पर शासन किया है। और इसकी जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। दोस्तों हम संपूर्ण ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो जीके जीएस सामान्य अध्ययन का संपूर्ण चैप्टर इससे हम लोग का कवर हो जाए। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा पठार की जो सबसे प्रमुख मिट्टी है यह काली मिट्टी है, यानी कि जिसमें जो है कपास की प्रमुख रूप से खेती होती है, उसको काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी का अन्य नाम जो है वो रेगुर मिट्टी भी है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का रूढ़ किस नदी को कहा जाता है? भारत का जो रूढ़ है यह मुख्य रूप से दामोदर नदी को जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका भी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2011 में जनगणना हुआ है, उसके पश्चात अभी कोई भी जनगणना नहीं हुआ है। तो इस जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो जाना जा रहा है वो जाना जा रहा है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, दमन दीव हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, इन सभी में जो है दिल्ली की आबादी सबसे अधिक है। और इसके बाद जो अगर राज्य की बात की जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है, तो वह राज्य है कौन? वह राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और बिहार की स्थिति जो है 2011 के जनगणना के अनुसार वह तीसरे नंबर पर है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस प्रकार हम लोग जो है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, ये हम लोग को याद रखना है। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का कलकत्ता अधिवेशन किस लिए विख्यात है? यानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ था जिसलिए जो है यह विख्यात है? पहली बार तिरंगा को लहराया गया था, या पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, या पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा यह आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा कि यह पहला ऐसा मौका था कि जब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित राष्ट्रगान जो जन गण मन अधिनायक जय है, इसको पहली बार गाया गया। और यह रहमतुल्लाह सयानी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यानी रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन चल रहा था और उसमें पहली बार यह गाया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण के रोकने के लिए कौन सा उपाय कारगर नहीं है? ध्यान से देखिए, जल प्रदूषण को अगर रोकना है तो क्या उपाय हमारा कारगर नहीं है? सभी ऑप्शंस को हम लोग गौर से पढ़ेंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा कि कल कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों का जलाशय में न गिराया जाए, बात सही है, इससे जल प्रदूषण रुकेगा। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराया जाए, ये भी सही है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, सड़ी गली वस्तु तालाब में न फेंकी जाए। तो अगर गौर से देखिएगा तो ऑप्शन ए, बी और डी ये सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि तालाबों में अगर हम लोग कीटनाशक दवाइयाँ की छिड़काव करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि जो कीटनाशक हम लोग छिड़केंगे तो उससे जितने भी जलीय जीव है, चाहे वो मछली है या अन्य जलीय जीव है, वो सभी खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये जल प्रदूषण रोकने का उपाय कीटनाशक का छिड़काव कहीं से सही नहीं है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति किसे अभिप्राय क्या है? यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया इससे क्या मतलब ये था? तो हरित क्रांति से जो अभिप्राय है वह यह है कि कृषि संबंधी जो उच्च उत्पाद है उसकी विविधता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा।
अगला सवाल है कि राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होती है। तो राज्य जिस प्रकार से केंद्र में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्य के मंत्रिमंडल में जो है ये जो राज्य विधानसभा के सदस्य चुन करके जाते हैं और आधे से अधिक सदस्य जिन्हें अपना समर्थन देते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य में जो है राज्य का जो प्रथम नागरिक राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं गवर्नर, तो उनके सलाह मुख्यमंत्री के सलाह पर गवर्नर जो है ये मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। क्या है सवाल कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी भूमिका है। तो यह यहाँ की जो न्यायपालिका है वो एकहरी शासन व्यवस्था वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है 24वां नंबर प्रश्न है कि मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। मोपला विद्रोह के जो हुआ है यह 1921 में जो है मालाबार तट पर हुआ है मोपला विद्रोह, और इसके जो प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं वो अली मुदालिया। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। कब हुआ? 1921 में। कहाँ हुआ? मालाबार तट पर। सवाल 25 है कि सबसे पहले धातु जिसका मानव ने प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो वह सबसे पहला धातु कौन सा है जिसका मानव ने सबसे पहले इस्तेमाल शुरू किया है? तो वह धातु है तांबा, जिसका उपयोग सबसे पहले मानव ने शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ए बी सी डी, इनमें से कौन सी विटामिन जो है हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इस 26वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी के विटामिन डी को जो है हार्मोन के रूप में माना जाता है, और इसी की कमी से जो है रिकेटस नामक रोग होते हैं, यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और ए बी सी जो है ये विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हुआ, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होते हैं। तो हमें जो है विभिन्न प्रकार के फल, जो मौसमी फल है, इसका सेवन करते रहना चाहिए, जिससे हमें सभी प्रकार के विटामिन की जो है पूर्ति होती रहेगी, जो कि हमारे स्वास्थ्य शरीर के लिए आवश्यक है। क्योंकि विटामिन जो है वो हमारे शरीर की जो रक्षा है, रोगों से रक्षा करने का कार्य विटामिन ही करता है। इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है विटामिन से हमारा क्या होता है कि विटामिन से हमारे शरीर की रक्षा होती है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा विटामिन करता है। अगला सवाल है कि मुखौटा नृत्य जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मुखौटा नृत्य इसका जो सही जवाब होगा 27वां नंबर प्रश्न का, यह अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का लोक नृत्य है मुखौटा। नेक्स्ट सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। ये दो प्रमुख सुधार हैं। एक तो सती प्रथा का अंत है जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही शासनकाल में हो गया था, लेकिन उसके पश्चात विधवा को लेकर के किसी प्रकार का कोई कानून या अधिनियम नहीं था। तो जो ये आगे चल के लॉर्ड कैनिंग महोदय के द्वारा ये पारित किया गया था 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग जो है विधवा पुनर्विवाह को क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि किसको कहेंगे? तो अदिश राशि उसको कहेंगे जिससे हमें दिशा का पता नहीं चलता हो, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण का हमें जानकारी मिलता हो। जैसे जो है बल, तो बल कितना न्यूटन का बल हम लोग लगा रहे हैं, इससे उसके डायरेक्शन का भी पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में हम लोग बल लगा रहे हैं। वेग है, त्वरण है, लेकिन दाब से हमें जो है ये जानकारी नहीं मिला कि हम प्रेशर किस डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? यानी वैक्यूम में अंतरिक्ष का जो यात्री है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ कोई गुरुत्व होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की अगर हम लोग मात्रा बदलें तो मात्रा के बदलने से उसके आयतन, भार या द्रव्यमान में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। मात्रा को चूंकि बदलना है तो हो सकता है कि मात्रा बदलेंगे तो थोड़ा बहुत उसका आयतन बदलेगा, आयतन बदलेगा तो द्रव्यमान और भार में भी परिवर्तन आएगा, लेकिन उस वस्तु के घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी 1 kg वस्तु की जगह अगर हम लोग 1.5 kg करें तो आयतन, भार, द्रव्यमान में तो परिवर्तन आया, लेकिन उसके घनत्व में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। अगला है कि ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है क्या कहलाता है? तो जिस उपकरण के जरिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वह हमारे बैटरी है। जो वैसे बैटरी जैसे जो टॉर्च वगैरह में लगा हुआ बैटरी है, जहाँ रासायनिक रूप से ऊर्जा संचित रहता है, फिर उसे जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है कि उसको विद्युत ऊर्जा में बदल करके हमारे टॉर्च की बैटरी, उस बैटरी की मदद से टॉर्च का बल्ब जो है जलता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका ए सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ इस सेट के जरिए आपसे जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अंतिम बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? जो आरंभिक बौद्ध साहित्य है यह किस भाषा में रचे गए हैं? तो जितने भी आरंभिक बौद्ध साहित्य है ये सभी पाली भाषा में रचे गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी 33वां का सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बुद्ध वंश किस वंश से संबंधित थे? तो भगवान बुद्ध का जो संबंध है यह शाक्य कुल से इनका संबंध रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब होगा। अगला है कि भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो ऐसे देखिए तो संस्थापक के रूप में तो ऋषभ देव जाने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है यह स्वामी महावीर हुए हैं। कितना है? 24वें तीर्थंकर हैं और ये, लेकिन इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि न्याय की जंजीर जो है निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? तो न्याय की जंजीर के लिए जो है इंसाफ के लिए जो जाना जाते हैं मुगल बादशाह में, वो जाना जाता है जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। इसको लेकर के जो है बिहार सरकार की जो किताब है उसमें एक कहानी भी पढ़ना है कि एक महिला जो है आती है जहांगीर के दरबार में फरियाद लेकर के कि बादशाह हमारे जो है इंसाफ कीजिए कि हमारे ये को, हमारे शौहर, हमारे पति को इस जो दरबार है यहाँ की एक जो महिला है उन्होंने हमारे पति को मरवा दिया है। तो वो जहांगीर उन महिला को बुलवाते हैं अपने दरबार से। पता चलता है कि वो जहांगीर की बीवी होती है जो उसके शौहर को मरवा दिए रहती है। तो पूछते कि क्यों? तो बोले कि जो है ये हमें देख रहा था गौर से घूर के, इसलिए हमने मरवा दिया। तो जहांगीर अपना सर जो है झुका देते हैं और कहते हैं कि उस महिला से जो फरियाद लेकर के आती है और फिर उसे कहते हैं कि जिसने तुम्हें बेवा किया है तुम उसे भी बेवा कर सकती हो। यानी जहांगीर अपना जान पेश कर देते हैं कि अगर आपको बेवा कर दिया है तो आप हमें कत्ल करके जो है हमारी बीवी को भी बेवा कर दीजिए। तो इस प्रकार के इंसाफ के लिए जो है जहांगीर जाने जाते हैं। न्याय की एक जंजीर बनवाए थे कि कोई भी अगर आए, किसी को भी न्याय की ज़रूरत है तो वो आकर के वहाँ पर खटखटा करके और न्याय प्राप्त कर सकता था। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो वह शाहजहाँ का जो शासनकाल रहा है उसको स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण आंदोलन जो है यह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो पुनर्जागरण आंदोलन की जो शुरुआत है यह मुख्य रूप से इटली में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से जनित है? यानी जो बीमारी जो है वायरस से फैलती है, यह कौन सी बीमारी है? तो इसमें जो है टाइफाइड है, टीबी है, हैजा है और हेपेटाइटिस है। सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि हेपेटाइटिस की जो बीमारी है यह मुख्य रूप से जो है विषाणु जनित है, यानी टाइफाइड ये वायरस से फैलती है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग अभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किया है, जो कि आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर कोई संबंधित जानकारी हासिल करनी हो तो या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो या कोई वीडियो प्राप्त करनी हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो आपको उपलब्ध कराया जाए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।